नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपनी YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइज, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करवाए थे, जहां पर मैंने लास्ट में आपको ये होमवर्क भी दिया था। बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो जी हाँ, रूरल जो है, यहाँ पर रूरल की बात करते हैं तो ये आपका नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आज मैं उसी के आगे जो क्वेश्चंस बचे हैं वो करवा दूंगा। तो यार, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो। साथ ही साथ अगर मैं आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर के आ रहा हूँ, आप लोग उसको देखा करो। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक किया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना, जिससे जब भी मैं आगे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नया नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। और रात को यहाँ पर जुड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इस प्रश्न में 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से कोई 3 एक प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। उस युग्म को चुनिए जो इस समूह में नहीं आता है। अब देखिए, जैसे 96 31 है, 75 24 है, इसके अलावा आपका 51 16 है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग भी पहली बार जवाब देने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, 96 31 है। तो यहाँ पर देखिए 31 है ना, 31 का गुणे 3 करो, कितना आ जाएगा? 93 आ जाएगा। और 93 में अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना आ गया आपका? 96 आ जाएगा। चलिए ठीक है। अगर हम यही सेम चीज़ इसमें करते हैं 16 वाले में, तो 16 गुणे 3 करो, कितना हो जाएगा आपका? 48। 48 में अगर 3 जोड़ दो तो आपका देखिए 51 आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरह अगर हम लोग लास्ट वाला देखें, 99 और 75, इनमें देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये सी वाला ऑप्शन देखो, तो 24 गुणे कितना करो? 3। तो 24 यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 72। और 72 में अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा आपका? 75 आ जाएगा। यानी कि इन तीनों में क्या समानता थी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। अब लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो यहाँ पर डी में देखिए, 34 गुणे 3 करोगे तो कितना आ जाएगा सर? 3 चौका 12 और 3 त्रिक का 9 1 10, 102 आएगा ना। और 102 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 105 आना चाहिए। जबकि यहाँ पर कितना दिया गया है? 99 दिया गया है। इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है इन सबसे भिन्न हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे भी इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे। सरल क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन आपके पैटर्न के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि इस प्रश्न में जो आपका ये डबल कॉलम दिया है, इसके बाईं ओर 2 शब्द दिए गए हैं, आपको पता है, यानी कि पश्चिम। देखिए क्वेश्चन आसान सा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर पश्चिम का संबंध अगर आपका उत्तर पूर्व से है तो यहाँ पर दक्षिण का संबंध किससे होगा? अब देखो, दिशा का ज्ञान आप सभी को होना चाहिए। ये आपका होता है पूरब, ये होता है आपका पश्चिम, इसके अलावा ये आपका होता है उत्तर, और ये होता है आपका दक्षिण। यही तो होता है ना सर? तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि पश्चिम का संबंध किससे? उत्तर पूर्व से। जो ये आपका पश्चिम ये है, इसका संबंध दिखाया गया उत्तर पूर्व से। उत्तर पूर्व कहाँ पर है? ये आपका उत्तर पूर्व है। उत्तर पूर्व के बीच में आपका उत्तर पूर्व आएगा ना। क्लियर है? तो आपका दक्षिण का संबंध किससे होगा? देखिए ये आपका पश्चिम था। तो अब अगर देखा जाए तो अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कितना घूम गया है? 135 डिग्री आपका क्लॉकवाइज घूम गया है। तो दक्षिण पूर्व को अगर हम क्लॉकवाइज 135 घुमाएंगे तो 90, 135 इधर जाएगा ना। और ये कौन सी दिशा है सर? उत्तर पश्चिम है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, हम लोग आराम से बता सकते हैं कि उत्तर पश्चिम जो है आपका दक्षिण से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों ना? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 इस किसी प्रकार समान हैं और उनका एक समूह बनता है। यदि विकल्पों में विषम शब्द चुनना है, दिए गए विकल्पों में से आपको विषम शब्द बेसिकली चुनना है। तो देख लेते हैं भाई कैसे यहाँ पर विषम शब्द चुनेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा यहाँ पर। मई है, मई आपका कितने का महीना होता है? मई अगर हम बात करते हैं तो 31 का महीना होता है। जुलाई आपका 31 का महीना होता है और अगस्त भी आपका 31 का महीना होता है। तो यहाँ पर जून की बात करते हैं तो ये 30 का महीना होता है। तो ये आप लोग यहाँ से बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और ये आपके क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कहीं से भी मैंने आपको उठा करके दे दिया है। आपको लग रहा होगा ये इतना आसान क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट से उठाए हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको जिस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए सारे के सारे देखने को मिलेंगे। अब ये एक क्वेश्चन से आप जज मत कीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपको बहुत सरल मिल गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है देखिए यहाँ पर, बराबर संख्या में घोड़ों
और मोरों के एक झुंड में पैरों की संख्या बताइए, सिरों की संख्या के दोगुने से 16। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के में बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन मेथड से लगा सकते हो या आप किसी भी मेथड से लगा सकते हो। तो कह रहा है बराबर संख्या में घोड़े हैं और मोर हैं, यानी कि घोड़ों की संख्या और मोरों की संख्या बराबर है। अब कह रहा है कि मोरों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है। अब देखो भाई, जो घोड़े होते हैं उनके 4 पैर होते हैं, घोड़े होते हैं उनके कितने पैर होते हैं भाई, 4 पैर होते हैं। और जो मोर होते हैं उनके कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। बस इसी पे हमको पूरा क्वेश्चन लगा लेना है। तो यहाँ पर कह रहा है उस झुंड में कुल कितने घोड़े थे। अगर हम घोड़ों की बात करते हैं तो ये जो आंसर आएगा या तो घोड़ों का आंसर आएगा या तो मोर का आंसर है। भाई दोनों का बात एक ही तो पड़ता है ना, कि घोड़ों की संख्या और मोरों की संख्या तो बराबर ही है ना। तो मान लीजिए हम ऑप्शन से लगाते हैं, देखिए कितना आसान हो जाता है। जैसे हम मान लीजिए लगा लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं 6। तो अगर हम मान लेते हैं 6 घोड़े थे, तो 6 घोड़े थे तो मोर भी कितने होंगे आपके, 6 होंगे, 6 ही तो होंगे ना। अब देखो ध्यान से, अगर 6 घोड़े हैं तो कितने पैर होंगे टोटल आपके, 6 चौका 24 पैर होंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर 6 मोर है तो कितने पैर होंगे आपके, 12 पैर होंगे। अब देखो यहाँ पर पैरों की संख्या निकल के आ गई। अब देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं कि सिरों की संख्या के एक झुंड में पैरों की संख्या और सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर हम निकाल लेते हैं इसके सिरों की संख्या निकाल लें, यहाँ पर सिरों की संख्या कितनी आ जाएगी, सिरों की संख्या तो बराबर ही होगी, उससे दिक्कत नहीं है। तो कुल सिरों की संख्या निकालो, तो यहाँ पर 6 यहाँ पर 6, यानी कि कुल सिरों की संख्या कितनी आ गई, 12। और यहाँ पर कुल पैरों की संख्या 24 और 12, 24 और 12 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 24 12 आपका आ जाएगा 24 10 34 10 34 2 36 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ये तो कुल सिरों की संख्या आ गई, ये कुल पैरों की संख्या आ गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि एक झुंड में पैरों की संख्या जो है, पैरों की संख्या कितनी है सर आपकी, 36 है। सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है। तो सिरों की संख्या से 2 गुना करो, 12 का 2 गुना करो कितना आ जाएगा, 12 का 2 गुना कितना हो गया आपका 24। क्या 24 से 16 अधिक है 36, नहीं है ना, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। तो मैं आपको पहले ऑप्शन में इसलिए इतना टाइम लिया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए दूसरा तीसरा चौथा आप ऑप्शन जो है बहुत ही आसानी से लगा दोगे। जैसे क्या करना है, आप जैसे मान लीजिए हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं, 10 वाला लेते हैं, 10 वाला लेंगे तो बताओ अगर 10 मोर और 10 घोड़े तो कुल कितने आपके सिर हो जाएंगे, 10 10 20 सिर हो जाएंगे। अब पैरों की संख्या निकालते हैं तो 40, भाई घोड़ों की संख्या घोड़ों के पैरों की संख्या 40 होगी और इनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 दूनी 20 हो जाएगी। तो कितना आ गया आपका, 60 आ गया। अब वही सेम चीज फिर से कर लेते हैं, क्या इनका 2 गुना प्लस 16 करने पे 60 आएगा, तो 20 दूनी 40 और 16 करने पे कितना आ जाएगा, 40 16 आपका होता है 56, जो कि 60 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी भी, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब सी वाला ऑप्शन उठा करके देख लो, सी वाले में देखा 8 लेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा, सिरों की संख्या 16, पैरों की संख्या निकालेंगे तो 8 चौका 32, घोड़े के 4 हो जाएंगे और इनके कितने हो जाएंगे, मोरों की कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16। तो 32 और 16 जोड़ लो कितना आ जाएगा, 32 16 जोड़ लो। तो भाई 32 16 जोड़ो मतलब ये 32 16 रहने ही दो, क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए सिरों की संख्या 2 गुने 16 अधिक निकालना है ना। तो इसका 2 गुना करो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 और 32 और यहाँ पर भी 16 अधिक करना, तो 32 प्लस 16 देखिए यहाँ पर भी आंसर आएगा और 32 प्लस 16 यहाँ पर भी आंसर आया है। तो देखिए इतना कितना आसान हो गया, आपका ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो लग जाएगा। अब ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन पहले मिल जाता है। देखिए पहला ऑप्शन अगर आपको पहला मिल गया तो 10 से 15 सेकंड आपके बच जाएंगे, नहीं मिलता है तो 10 से 15 सेकंड जाएंगे, बट वो लॉन्ग मेथड से तो ये आसान ही पड़ेगा। ये तो मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ, समझ में आ गया ना। आप चाहते तो एक्स और वाई मान करके, एक्स और एक्स मान करके भी लगा सकते थे, बट वहाँ पर भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो क्यों ना आपको बता दिया जाए, क्योंकि भाई पढ़ रहे हो तो कम से कम बेसिक तो जाने रहो, क्योंकि अगर मान लीजिए ऑप्शन मेथड आप भूल जाते हो तो जाने रहो कैसे करना है। देखिए दोनों की संख्या बराबर है तो यक्स मान लेते हैं, घोड़ों की संख्या यक्स है तो मोर की संख्या भी कितनी हो जाएगी, यक्स हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कैसे निकालेंगे, यक्स प्लस यक्स कर देंगे। सिरों की संख्या इतनी आ गई, कह रहा है पैरों की, सिरों की जो संख्या है, सॉरी पैरों की संख्या जो है वो सिरों की संख्या आपकी एक्स प्लस आ गई, इसके 2 गुने से 16 अधिक है, यानी कि हमको यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा 16। यहाँ पर कर देते हैं हम लोग प्लस, चलिए यहाँ पर कितना कर देते हैं हम लोग, प्लस 16 अधिक कर देते हैं। अब ये पैरों की संख्या बराबर आ जाएगा, यानी कि पैरों की संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग, 4x प्लस 2x, ऐसे तो निकालेंगे ना, 4x प्लस 2x। अब इसको हल करो, x x से मिलकर 2x, 2 दूना कितना हो जाएगा 4x प्लस 16 बराबर कितना आ जाएगा 4x प्लस 2x।
तो यहाँ से देखा जाए तो 4x और 4x कट गया, 2x बराबर कितना आ जाएगा 16। तो 2x बराबर अगर आपका 16 है तो x का मान निकालो तो 8 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया आपका 8 आ गया। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, x का मान कितना आ जाता 8 आ जाता। लेकिन ये समझो ना कि आपको लग रहा होगा ये तो और आसानी से आ गया, लेकिन नहीं भाई, अभी आपको और बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पर आपको ऑप्शन मेथड और आसान लगेगा। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आए तो ऑप्शन मेथड से कैसे आसानी लगा सकते हो वो चीज़ लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है और वह तुरंत 2 फीट नीचे गिर जाता है। 1 सेकंड में ही देखिए 3 फीट ऊपर चढ़ रहा है और वह तुरंत 2 फीट नीचे गिर जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बंदर द्वारा जो 1 सेकंड में चली गई दूरी है वो कितने है भाई, 1 फीट है। 1 सेकंड में जो चली गई दूरी है वो कितनी है, 1 फीट है। क्योंकि भाई 3 चढ़ा 2 गिर गया, यानी कि 3 में से 2 घटा तो कितना आ गया, 1 आ गया ना। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना कि भाई बंदर 3 फीट ऊपर चढ़ता है और फिर तुरंत 2 फीट नीचे खिसकता है, यानी कि 3 ऊपर चढ़ गया और फिर उसके बाद 2 फीट नीचे खिसक रहा है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कितने समय में 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा। अब छूने के बाद वो नीचे गिर जाता है तो उसको हमें थोड़े ना ऐड करना है, बस छू लिया, उसके बाद नीचे गिरे या नहीं गिरे उससे मतलब नहीं है। तो वहीं तक का आपका आंसर निकालना है। तो ऐसे समझो कि 1 सेकंड में अगर वो 1 फीट चढ़ रहा है तो अगर उसको 60 फीट चढ़ना है तो हम लोग 60 सेकंड नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसे समझो कि 57 सेकंड में वो कितना चढ़ेगा, बताइए सर। 57 सेकंड में वो 57 फीट चढ़ेगा। हम 57 सेकंड ही क्यों लिए अभी आपको बताते हैं, क्योंकि 57 में 3 जोड़ने पर आपका 60 आता है, इसलिए हमने 3 सेकंड कम लिया। तो 57 सेकंड में वो 57 फीट चढ़ेगा। अब बताओ 58वें सेकंड में वो 3 फीट ऊपर चढ़ेगा ना, भले ही वो 2 फीट नीचे गिरेगा लेकिन वो 58 सेकंड में वो 3 फीट ऊपर तो पहले चढ़ेगा ना। तो कितना, 60 फीट पे पहुंच गया। तो 60 फीट पे वो 58वें सेकंड में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, बताइए सर। तो अगर 58वें सेकंड में वो 60 फीट पे पहुंच रहा है तो हमें सिर्फ 60 फीट पे पहुंचना है, छूना है। उसके बाद वो गिर रहा है और उतर रहा है, चढ़ रहा है, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सीधे क्वेश्चन पूछा है कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा। तो हम लोग यहाँ पर 58 सेकंड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट करेंगे। क्लियर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि 58वें सेकंड में वो 60 फीट तक पहुंच जाएगा। अब वो गिर जा रहा है उसके बाद वो बात की बात है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। कुछ लोग यहाँ पर गलती से 60 सेकंड में 60 फीट लगा करके आ जाते हैं और वो वही लोग वहाँ पर गलती कर देते हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं और 6 बजे पूर्वाह्न 7 बजने के पश्चात वो तीनों एक साथ फिर से कब बजेंगी। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सिंपल सा एक चीज़ करना है, 3 घंटियाँ, ये मैथमेटिकल रीजनिंग में भी आता है, एलसीएम वाले चैप्टर में भी आता है। तो यहाँ पर आपको जो आपका ये अंतराल पे बज रही है 9, 12, 15, इनका एलसीएम निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 9 है, 12 है और आपका 15 है, इनका एलसीएम निकालना है। तो बहुत सारे तरीके हैं, 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 3 चौका 12, 3 पचे 15। अब ये 3 4 5 तो कटेगा नहीं किसी से, तो आंसर आ जाएगा 3 तरीका 9, 9 चौका 36, 36 गुणे 5, 36 गुणे 5 कितना हो जाएगा आपका, 5 छक्का 30 और 5 3 15, 15 3 18। तो 180 मिनट। अब 180 मिनट में देखा जाए तो कितने आपके घंटे होते हैं, 3 घंटे होते हैं। तो कह रहा है कि 6 बजे अगर सुबह के 7 बजते हैं एक बार, तो उसके बाद कब बजेंगी, तो 6 बजे में 3 घंटे और ऐड कर दो तो 6 + 3 कितना होता है सर आपका 9। तो टोटल अब 9 बजे पूर्वाह्न पे वो बजेंगी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना क्या करना था, बहुत ही आसान सा तरीका था। और आई होप ये क्वेश्चन अब आपके सामने दोबारा इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर ले जाओगे। अब आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने प्रातः सूर्य की ओर मुख करके सड़क पर चलना शुरू किया। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़कर चलता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है, सूर्य की ओर मुख करके चल रहा है यानी कि पूर्व। अब यहाँ पर दिशा ज्ञान तो होना जरूरी है। मैंने आपको बताया ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो एक व्यक्ति सूर्य की ओर मुख करके चलना स्टार्ट करता है तो पहले भाई वो बंदा है इस तरफ चलेगा कि सूर्य जो होता है पूरब में होता है। फिर कह रहा है कि 3 किलोमीटर चलने के बाद, ये 3 किलोमीटर चला, चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ गया। बाईं ओर मुड़ने का मतलब है ये आपका अपने ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। क्लियर है, अपने ऊपर की ओर मुड़ गया। उसके बाद वह बाईं ओर फिर से मुड़ता है। तो चलिए बाईं ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर ये भी चला। उसके बाद कह रहा है कि फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़कर चलता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ता है और अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। अब बताओ भाई दाईं ओर चल रहा है तो ये कौन सी दिशा है आपकी, फिर से ईस्ट ही तो है ना। तो यहाँ पर पूर्व ऑप्शन जो इसका सी है वो फिर से करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर देंगे।
समझ में आ गया ना दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि आशीष 10 दिन पहले मंदिर गया था और वह मंदिर केवल मंगलवार को जाता है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? अब देखो, आशीष जो है 10 दिन पहले मंदिर गया था और वह मंदिर केवल मंगलवार को जाता है, यानी कि आज से 10 दिन पहले क्या था आपका? मंगलवार था। आज से 10 दिन पहले अगर आपका मंगलवार था, ऐसे समझो क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है। आज से 10 दिन पहले मंगलवार था, तो आज से 3 दिन पहले भी क्या रहा होगा आपका? मंगलवार रहा होगा। तो आज कौन सा दिन होगा? अगर आज से 3 दिन पहले मंगलवार रहा होगा तो मंगलवार में +3 कर दो तो आपका कितना आ जाएगा? मंगलवार में अगर हम लोग +3 करते हैं तो बुध बृहस्पति शुक्र, तो यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन है, तो ये आपका शुक्रवार आ जाएगा। अब किसी किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आज से 3 दिन पहले क्यों मंगलवार होगा? आज से अगर 10 दिन पहले मंगलवार है तो आज से 3 दिन पहले मंगलवार क्यों होगा? क्योंकि आप ये समझो कि हर 7 दिन बाद वही सेम डे रिपीट हो जाता है। तो अगर 10 दिन पहले क्या बोलते हैं आपका मंगलवार था, तो उसके 7 दिन बाद, यानी कि 10 में से 7 घटा दो 3, तो 7 दिन बाद फिर से आपका मंगलवार होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आज से 3 दिन पहले भी आपका क्या था? मंगलवार था। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा, तभी आप लोग कैलेंडर के क्वेश्चंस को आसानी से लगा पाएंगे। समझ में आ गया ना दोस्तों? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि CDMNEFOPGHQR, तो विलुप्त पद बताना है आपको, क्या होगा? देखिए CDMN है, CDMN है ना, उसके बाद देखिए C है, D है, उसके बाद EFCDEFGH, फिर अगला क्या आ जाएगा? IJ आ जाएगा। क्लियर है? MNOPQRST आ जाएगा। बताइए, इससे आसान क्वेश्चन कहीं आपको देखने को मिलेगा? IJST। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अभी आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए कह रहा है कि विलुप्त संख्या की पूर्ति कीजिए। अब देखिए विलुप्त संख्या यानी कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आ सकता है? पहले आप लोग एक बार वीडियो को पॉज किया करो, खुद से लगाने की कोशिश किया करो, उसके बाद मैं तो हूँ ही बताने के लिए ना आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या करना है आपको। 3 है, 6 है, 10 है, 15, 8 और 11 है, तो यहाँ पर बीच में 15 आ गया है। तो एक काम करते हैं ना, जो ये बाहर बाहर है इनको जोड़िए। 3 है और 10 है और 6 है, इनको जोड़ो, कितना आ जाएगा? 10 3 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 19 हो जाएगा। क्लियर है? अब जो अंदर अंदर है ये 8 15 11, इनको जोड़ो। 8 + 15 + 11, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो 15 8 कितना हो जाएगा? 8 15 23, 23 और 11 अगर हम जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 23 10 33 1 34। आई होप 34 आ जाएगा ना। तो 23 आपका 34 हो गया, और 34 में से अगर हम लोग घटा देते हैं इस 19 को तो कितना आ जाएगा आपका? फिर से 15, यानी कि जो ये बीच में था वो नंबर आ गया। वही सेम चीज़ यहाँ भी करना है, बाहर बाहर वाले जोड़ो, अंदर अंदर वाले जोड़ो, फिर जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा दो। तो बाहर वाले को जोड़िए सर, 12 + 9 + 10, तो कितना आ जाएगा? 12 10 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 22 और 9 आई होप 31 आ जाएगा। इसके अलावा अंदर वाले जोड़िए, 18 15 16, 18 + 15 + 16, तो 16 15 हो जाएगा 31, 31 18 आपका हो जाएगा 49। 49 ही तो होगा ना। अब 49 में से 31 को हटाइए सर, 49 में से अगर 31 को हटाएंगे तो आपका आ जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है 18, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना दोस्तों? तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, विलुप्त संख्या की पूर्ति कीजिए। विलुप्त संख्या की पूर्ति करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 225, 7 11 121 49। जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 11 है तो ये इसके सामने 11 का वर्ग आ गया 121। यहाँ पर 7 है, 7 का वर्ग आ गया आपका 49। तो यहाँ पर 225 किसका वर्ग होता है भाई? 15 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 15 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो टिक कर देंगे। समझ में आया? अभी बढ़ते हैं अगले पर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 33 और 34 दो क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पर आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो एक का मैं बता दे रहा हूँ, एक का आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर ये है, तो सिंपल सा फंडा है, अगर सामने भी आपका एक वृत्त पहले दिखाई पड़ेगा और ऊपर इस तरह से होगा, तो यहाँ पर जिस जिस ऑप्शन में नहीं है उसको काट दो। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। ये आपके सामने प्रश्न आकृति है, इसके सामने आपका उत्तर आकृति है, आपको जवाब देना है इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा। क्लियर है? जवाब सभी लोग दे दीजिएगा। आते हैं 35 पर। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, 2 भाई हैं, उनके आयु के बीच का अंतर उतना ही है जितना उनके माता पिता की आयु का अंतर है। अब कह रहा है कि बड़े भाई की आयु 25 वर्ष है, छोटे भाई के जन्म के समय उनकी माँ की आयु 32 वर्ष थी।
आप देखो, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि बड़े भाई की आयु कितनी है भाई, 25 वर्ष है। और छोटे भाई के जन्म के समय उनकी माँ की जो आयु थी वो 32 वर्ष थी। यदि पिता की आयु और माँ की आयु 5 वर्ष का अंतर है तो माता की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखो, छोटे भाई का जब जन्म हुआ था उनकी माँ की आयु कितनी थी, 32 थी। यानी कि उनके पिता तब कितने रहे होंगे, 5 वर्ष का ही तो अधिक है पिता की आयु, तो उनके पिता कितने रहे होंगे, 32 और 5 37 के रहे होंगे जन्म के समय। क्लियर है। तो और यहाँ पर कह रहा है बड़े भाई की आयु इस समय कितनी है, 25 वर्ष है। अगर बड़े भाई की आयु इस समय 25 वर्ष है तो छोटे भाई की आयु कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि दोनों भाइयों की आयु के बीच का अंतर उतना ही है जितना उनके माता पिता का है, तो इनका भी अंतर 5 का ही तो होगा ना। तो अगर बड़ा भाई 25 का है तो छोटा भाई कितने का होगा, 20 वर्ष का होगा। तो ऐसे समझो कि 20 साल पहले, क्योंकि अगर छोटा भाई अभी 20 साल का है तो 20 साल पहले उनकी माता की एज कितनी थी, 32 साल थी। तो 20 साल बाद माता की एज कितनी होगी, 32 + 20 कर दीजिए ना सर, कितना आ जाएगा आपका, 52 आ जाएगा। लॉजिक लगाइए, बहुत ज़्यादा आपको मैथ नहीं लगाना है, क्योंकि रीजनिंग में अगर आपका क्वेश्चन दिया गया है तो वो रीजनिंग टाइप का ही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है 52 वर्ष, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो 52 वर्ष यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना, क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, और फिर से भी ना समझ में आया तो यार कमेंट करके बताना। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया है, इंस्टाग्राम पे जाकर के मैसेज करो, जो भी चीज़ें आपको डाउट में रहती है तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके हमसे सीधे पूछ सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि कुछ पुस्तकें एक पंक्ति में लगी हैं, दाईं ओर से 19वीं पुस्तक और बाईं ओर से 30वीं पुस्तक के बीच में 10 पुस्तकें हैं, पुस्तकों की कुल संख्या 50 से अधिक है, तो पुस्तकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, कुछ पुस्तकें एक पंक्ति में लगी हैं और दाईं ओर से 19, अब दाईं का मतलब होता है इधर से 19, इधर से 19वां, और बाईं ओर से 30वीं पुस्तक, इधर से 30वीं पुस्तक के बीच में 10 पुस्तकें हैं। इनके बीच में कितनी पुस्तक है भाई, 10 पुस्तक है। यानी कि ये देखो ध्यान से, इनके बीच में 10 पुस्तक ये हो गया। अब ये इसके पहले कितनी पुस्तक होगी टोटल, 29 पुस्तक। इसके पहले कितनी पुस्तक होंगी टोटल आपकी, 18 पुस्तक होंगी। तो कुल पुस्तकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब बताओ कैसे ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर इन कुल पुस्तकों की संख्या। तो यहाँ पर समझो टोटल आपकी, चाहो तो ये 29 से मतलब ही नहीं है, इधर टोटल कितनी है, 30 पुस्तक है, इधर कितनी टोटल पुस्तकें आपकी, 19 पुस्तकें हैं। तो 30 + 19 और बीच में कितनी पुस्तक है, 10 पुस्तक है। इनको जोड़ लो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 30 + 40, 40 और 19 कितना हो जाएगा आपका, 59 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर ए वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 59। समझ में आ गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले पे। तो अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6 व्यक्तियों वाले एक परिवार की औसत आयु कितनी है भाई, 25 वर्ष है। परिवार के 50 वर्ष की आयु वाले एक सदस्य के निधन के बाद परिवार की औसत आयु कितनी होगी। अब 6 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु कितनी थी भाई, 25 वर्ष थी। यानी कि 6 × 25 कर दो तो ये सभी का योग आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 150। यानी कि जो 6 व्यक्ति थे उन सबकी आयु का योग कितना आ गया, 150 आ गया। अब यहाँ पर जो 150 है उसमें से एक 50 वर्ष का जो व्यक्ति था वो मर गया, तो अब जितने लोग बचे उनकी एज कितनी हो गई, उनकी एज हो गई आपकी 100। यानी कि सबका योग हो गया कितना आपका, 100 हो गया। तो अब यहाँ पर औसत आयु ज्ञात करना है। तो औसत आयु ज्ञात करेंगे तो पहले भाई 6 लोग थे, अब लेकिन 5 ही लोग बचे, तो 5 से भाग दे देंगे। तो 5 से भाग देने में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, 20 वर्ष, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दी गई संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 5 है, 14 है, 30 है, 55 है, क्वेश्चन मार्क है। तो बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। समझने की कोशिश कीजिए भाई, 5 है, 14 है, 30 है, 55 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। 5 के बाद आपका 14 आ गया है, उसके बाद आपका 30 आ गया। यानी कि 5 और 14 के बीच में पहले अंतर निकालो, 9 का अंतर है, 9 5 14 ना। 14 और 30 के बीच में अंतर निकालो भाई, 14 और 30, यानी कि आपका हो जाएगा अंतर 16 का अंतर है ना सर। इसके बाद 30 और 55 के बीच में देखा जाए तो 25 का अंतर है, यानी कि 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। तो अगला किसका वर्ग आएगा सर, 6 का वर्ग। यानी कि 6 का वर्ग कितना होता है आपका, 36 होता है। तो 55 में 36 जोड़ दिए कितना आ जाएगा, 55 अगर हम लोग 36 जोड़ेंगे तो 6 5 11, 5 3 8 1 9, यानी कि 91। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगीता का जो भाई है वो अजय है, अजय के पिता राम है, राम की भांजी कमला है। तो बताइए कमला की माँ का संगीता से क्या संबंध है। तो भाई संगीता, देखिए क्वेश्चन समझो,
संगीता का भाई कौन है भाई? आपका अजय है। क्लियर है। फिर कह रहा है अजय के पिता राम हैं, यानी कि राम के ये दोनों बेटे हो गए। अब राम की भांजी जो है कमला है। राम की भांजी का मतलब क्या होता है? राम की सिस्टर कहीं कोई रही होगी, राम की सिस्टर रही होगी, और राम की सिस्टर की जो बेटी भी रही होगी, इनकी बेटी, यानी कि कमला जो है इनकी बेटी रही होगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि कमला की माँ, यानी कि कमला की माँ का संगीता से क्या संबंध है? अब कमला की जो माँ होगी यही तो होगी कमला की माँ, इनका संगीता से क्या संबंध है? अब बताओ मेरे, मान लो संगीता कोई लड़की है तो उनके पापा की बहन क्या लगेगी? बुआ ही तो लगेगी ना सर। तो यहाँ पर आराम से हम लोग क्या टिक कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है बुआ, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यार, इतना तो सबको पता ही होता है, बुआ फूफा सबका रिश्तेदारी तो पता ही है ना, क्योंकि रिश्तेदार इतना ताने मार देते हैं कि भैया क्या कर रहे हो, तो पता चल जाता है बुआ फूफा कौन होते हैं। सबसे ज़्यादा तो बुआ लोग ही मारते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उस शब्द को चुनिए जो अलग है। ममता बनर्जी, वसुंधरा राजे, मायावती और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सब ये तो आसान है भाई, ये भी मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी भी रह चुकी हैं, मायावती भी रह चुकी हैं, वसुंधरा राजे भी रह चुकी हैं, लेकिन प्रतिभा सिंह पाटिल की बात करते हैं तो ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं, जो कि इन तीनों चारों में और कोई नहीं रहा इनके अलावा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ऑप्शन डी पर टिक करेंगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है कि 12 गुणे 6 बराबर आपका कितना आ जाएगा? 207, और 14 गुणे 7 बराबर 809 आ जाएगा। तो 13 गुणे 4 का मान क्या होगा? देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। 12 गुणे 6 करने में कितना आएगा आपका? 72 आएगा। 72 आएगा ना। इसी को उल्टा कर दो, 27 कर दो, बीच में एक जीरो लगा दो, 207 आ गया। यही काम यहाँ भी किया गया है। 14 गुणे 7 कितना होता है? 98 होता है। इन्हीं को उल्टा कर दो, 98 का उल्टा 89, बीच में जीरो लगा दो तो आपका 809 आ गया। अब 13 चौका कितना होता है आपका? 52, 52 का उल्टा करो तो 25, बीच में जीरो लगाओ 205, 205 ऑप्शन में है कि यहाँ है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 3 वर्ष बाद श्याम की आयु 18 वर्ष हो जाएगी, तो राम की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? देखो भाई, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है भाई? 4:3 है। तो राम की वर्तमान आयु जो पूछ रहा है वो क्या होगी? तो सिंपल सा फंडा लगाना है यहाँ पर कि 3 वर्ष बाद जो श्याम की आयु है वो 18 वर्ष हो जाएगी। तो श्याम की देखो 4x हो जाएगा राम, और श्याम कितना, ये राम हो गया और श्याम की बात करते हैं तो ये आपका 3x हो जाएगा। अब 3x में अगर हम लोग 3 और जोड़ देते हैं, देखिए 3 वर्ष बाद श्याम की आयु कितनी हो जाती है? 18। तो कितना आ जाएगा आपका? 18। तो यहाँ पर 3x बराबर कितना आ जाएगा? 18 में से 3 घटाओ आपका 15 आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर x का मान 5 आ गया तो यहाँ पर राम की एज पूछ रहा है ना, तो 4x है तो 4 गुणे x, यानी कि 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर राम की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो यहाँ पर 20 वर्ष जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? आसान था कि नहीं था? आसान था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है, देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पता है ना कि इस समय बहुत ज़्यादा आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो कथन कह रहा है कि सभी कप ग्लास हैं। देखो सभी कप ग्लास है। अब यहाँ पर 2 तरह के फिगर बन सकते हैं, दोनों मैं आपको समझाऊंगा। सभी कप, ये कप मान लेते हैं, ये क्या आपके गिलास हैं। फिर कह रहा है कि कुछ गिलास थाली है, यानी कि कुछ गिलास आपके क्या हैं? थाली है। पहला फिगर तो आपका इस तरह से बन सकता है, और दूसरा फिगर हम बनाना चाहें तो आपका इस तरह से भी तो बन सकता है कि सभी जो कप हैं आपके ये गिलास हैं, या फिगर कर बना रहा हूँ, या जो आपका कुछ कुछ थाली कह रहा है ना, तो यहाँ पर आपका कुछ थाली आपका ऐसे भी तो आ सकता है। अब भाई वो जो थाली वाला हिस्सा है, क्योंकि सभी कप आपके गिलास हैं तो कुछ कप में से भी तो जा सकता है। तो दोनों तरह के फिगर बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर अब जब दोनों तरह का फिगर बन रहा है तो हमेशा याद रखना कि दोनों में आपका 100% आना चाहिए। अगर आपका 100% नहीं आता तो हम लोग कुछ ऑप्शन को गलत कर देंगे। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ थाली कप हैं। अब कुछ थाली कप है, यहाँ पर देखा जाए तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कुछ थाली कप यहाँ पर आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखा जाए तो 50-50% का चांस है, इसलिए पहला ऑप्शन जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो सभी थाली आपके क्या हैं?
कप हैं, सभी थाली कप हैं। तो सभी थाली देखो, सभी थाली तो कप कभी हो, क्योंकि थाली और कप का तो संबंध यहाँ पर है भी नहीं, तो सभी थाली यहाँ पर कप नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आराम से कह सकते हैं ना तो निष्कर्ष 1 सही है ना ही निष्कर्ष 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, माफ कीजिएगा, तो 50वां आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 44 था। 44 देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न आकृति में दिए दिखाए गए कागज के अनुसार कागज को मोड़कर यहाँ पर बेसिकली खोलना है। यानी कि पहले आपका इस तरह से ऐसे मोड़ा गया, उसके बाद आपका ये ऐसे मोड़ा गया है, उसके बाद यहाँ पर 2 छेद किए गए हैं। देखिए यहाँ पर 2 छेद किए गए हैं, फिर खोला गया है। तो जब ये खुलेगा तो देखा जाए तो 2 छेद तो यहाँ पर किए गए हैं, तो नीचे भी 2 छेद होगा, ऊपर भी होगा, तो ये एक छेद तो ऊपर चला जाएगा और ये बीच वाला छेद यहाँ पर रहेगा, एक छेद यहाँ पर, 3 छेद तो रहेंगे, क्लियर है ना। और 3 छेद अगर रहेंगे तो 3 छेद यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। लेकिन थोड़ा सा समझिए, कोशिश कीजिए कि आई होप 3 छेद नहीं रहेगा, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो 2 छेद यहाँ पर रहेंगे और 2 छेद ऊपर भी रहेंगे, तो 4 छेद हो गए। ये थोड़ा सा डाउट है, तो 4 छेद यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर 4 छेद किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ सी में दिख रहा है। तो बी मेरे दिमाग में आया था पहले, बट यहाँ पर आई होप 4 छेद ज़्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि क्योंकि 2 छेद अगर नीचे है तो 2 छेद ऊपर भी जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में ही 4 छेद आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं एक और क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में कौन सा या कौन से अक्षर नई काली गाड़ियों को दर्शाता है। देखिए, नई भी हो काली गाड़ियां हो, नई भी हो काली भी हो गाड़ियां भी हो, तो सिर्फ देखो, नई भी हो काली भी हो और आपकी गाड़ी भी हो, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखा जाए तो जी वाला जो है, जी वाले भाग की बात करते हैं, तो ये आपका नई भी है, काली भी है और गाड़ी भी है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, जी वाला भाग, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। तो कह रहा है कि कुछ निश्चित प्रेक्षणों में से 4 विचलन का योग 72 है। ये देखिए स्टैटिक्स का क्वेश्चन है और मैथमेटिकल रीजनिंग में कभी कभी पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानोगे, बट यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में दिया गया है और प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये मैं यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहा था, तो वहाँ पर भी ये सेम क्वेश्चन विचलन वाला आया था। तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मानते हैं कि कम आता है बट इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो कह रहा है कि कुछ निश्चित प्रेक्षणों में से 4 से विचलन, यानी कि 4 से डेविएशन का योग कितना है, 72 है, जबकि 7 से विचलन का योग उसी में -3 है। देखो -3 है, तो प्रेक्षणों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर प्रथम शर्त की अगर हम बात करते हैं तो 4 से विचलन कितना है आपका, 72। 4 से विचलन का योग कितना है आपका, 72 है। यानी कि अगर हम ऐसे माने कि x1 मान ले, तो x1 माइनस कितना 4 प्लस x2 माइनस 4 प्लस, ऐसे देखो जिससे भी देखिए x1 x2 आपका ये n तक जाता है, क्योंकि प्रेक्षणों की संख्या x कितनी हो सकती है, n हो सकती है। तो x1 x2 x3 ऐसे हो जाएगा, और ये डॉट 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 ऐसे जाएगा, xn माइनस 4 तक जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका 72। सबका योग कितना दिया गया 72, यानी कि x1 प्लस x2, ये तो सब में मिल रहा है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट डॉट, ये आपका xn तक जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो 4 जो है आपका कहाँ तक गया है, n तक गया है, यानी कि माइनस आपका 4n बचेगा, बराबर कितना आ गया आपका 72 आ गया। तो इक्वेशन हम इसको फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लगाने का तरीका अलग है, बट आपको समझने की कोशिश करना होगा। इसी तरह जब हम लोग निकालते हैं कि 7 से विचलन का योग कितना आपका -3 है, यानी कि 7 से निकालेंगे तो यही सेम फंडा लग जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 आपका xn तक जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 7 से विचलन है यानी कि -7n हो जाएगा, और बराबर कितना आपका सर -3 आ रहा है। इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो इसको लगाने का तरीका बहुत आसान है, शॉर्ट ट्रिक भी इसका है, लेकिन ये आप बेसिक समझोगे, शॉर्ट ट्रिक अभी आपको मैं समझा दूंगा। तो इसको घटा दो, माइनस घटाओगे तो ये आपका पूरा कटता हुआ चला जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस से कट गया, और यहाँ पर घटाओगे तो माइनस, यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और 7 में से 4 गया कितना हो जाएगा 3n, और यहाँ पर भी देखा है माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 72 और 3 कितना आ जाएगा आपका 75। तो n का मान कितना आ जाएगा 75/3 हो जाएगा, तो 3 से काटो 25 आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पर 25 जो ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो यहाँ पर करेक्ट रहेगा। हमेशा याद रखना, यहाँ पर जैसे 4 से विचलन का योग दिया गया है, तो यहाँ पर 4n ले लो, समझ में आ गया, -4n ले लो। यहाँ पर 7, क्योंकि आगे वाला वो पूरा कट ही जाता है, यहाँ पर 7 से विचलन का योग दिया गया है तो -7n ले लो, और बराबर आप हमेशा करना है। कितना दिया गया यहाँ पर 72 दिया गया है, और यहाँ पर कितना दिया गया आपका प्रेक्षक संख्या यहाँ पर कितनी -3 दी गई है, हमेशा इनको घटाना है,
ऐसे लिखना है, ये x1 x2 का लोचा करना नहीं है, घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो 7 में 4 गया कितना 3n बराबर आपका 75, और यहाँ पर n का मान कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो ये तरीका होता है, एक शॉर्ट ट्रिक होता है, n का मान सॉरी 25 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये शॉर्ट ट्रिक होता है। आई होप ये डेविएशन वाला क्वेश्चन आपके सामने जब भी आएगा तो ये तरीका आपको समझा दिया है, तो कभी इन फ्यूचर कभी गलती आप लोग नहीं करोगे। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखिए, इसी चैप्टर से है, स्टैटिक्स से ही है, लेकिन ये बहुत आसान है। यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक कैसे ज्ञात करने, देखिए यहाँ पर 20, 30, 15, 30, 32, 21, 20, 33, 33, 30 और 45, 36। यहाँ पर आपको बहुलक कैसे ज्ञात करना होता है, जो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार हुई होती है। तो यहाँ पर देखो 30 की बारंबारता 1 बार, 2 बार और 3 बार, और यहाँ पर एक 4 बार हुई है, तो सबसे ज़्यादा बार 30 की हुई है, तो यहाँ पर 30 जो है आपका बहुलक हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 33 की बारंबारता 1, 2, 3 ही बार हुई है, और 32 की बारंबारता 1 ही बार हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर 32 की बारंबारता 1 बार हुआ है, 33 की बारंबारता 3 बार हुई है, 20 की बारंबारता देखा जाए तो 1 बार, 2 बार हुआ है। तो ऐसे सबकी बारंबारता देखना कि जो सबसे ज़्यादा बार बारंबार हुआ है वो आपका बहुलक हो जाएगा। तो 30 सबसे ज़्यादा बार आया था, तो 30 यहाँ पर बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक तो आपका आसान होता है। क्लियर है? तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और एक क्वेश्चन इसी चैप्टर से और है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करना है। 2, 7, 4, 6, 5, 9 और 1, इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो तरीका होता है कि इनको आरोही क्रम में बिठाओ। आरोही क्रम में कैसे बिठाएंगे सर, पहले सबसे छोटा नंबर लो, पहले से 1 है, फिर 2 है, फिर आपका क्या है 4 है, फिर 5 है, 6 है, फिर 7 है, फिर आपका 9 है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7 हो गया, 9 हो गया, यही तो है ना। अब देखो ये क्या है, ये सम में है या विषम में, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यानी कि n बराबर जो आपका 7 है, यानी कि 7 क्या आपका विषम है। तो विषम तो बहुत आसान होता है, 7 + 1/2 कर दो, यानी कि विषम संख्या आती है तो 7 में 1 जोड़ के बटे 2 कर दो, कितना आ गया 7, 1, 8/2, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 4वां पद। तो 14 पद जो होता है आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो चौथा पद कौन सा है, पहला पद 1, दूसरा पद 2, तीसरा पद 4 और चौथा पद क्या आपका 5 है। तो यहाँ पर चौथा पद अगर 5 है तो माध्यिका कितनी हो जाएगी आपका 5। माध्यिका का मतलब होता है जो बिल्कुल बीचों बीच में आए, तो आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे जब और मैं क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, इस तरह के अगर और क्वेश्चन मिलते हैं तो आपके और भी डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि राशियों 1, 2, 3 ... n का माध्य ज्ञात करना है। तो ये तो एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला यहाँ पर सिंपल सा फंडा होता है, n + 1 / 2, ये फॉर्मूला होता है माध्य का। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर स्टार्टिंग प्राकृतिक संख्या स्टार्टिंग से लेकर n तक का माध्य निकालना है, 1 से लेकर n तक का माध्य निकालना है, तो n + 1/2 हो जाएगा। जैसे मान लो 1, 2, 3, 10 तक का माध्य निकालना है, तो 10 + 1/2 हो जाएगा, यानी कि 11/2 आपका कितना आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। समझ गए ना? तो ये आपका एक आसान सा तरीका होता है, बहुत आसान होता है। आई होप ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसका एक ये फॉर्मूला ही है पूरा, सीधे फॉर्मूला याद रखना। शायद अंकगणित में पहले चैप्टर में आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ते भी होंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपके पाई चार्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस समय एग्जाम में। तो यहाँ पर निम्नांकित पाई चार्ट किसी परिवार के घरेलू बजट को दर्शाता है, जिसमें ये चीज़ें दी गई है। ए आपका भोजन को, बी आपका यातायात को, सी आपका वस्त्र को, डी आपका विविध खर्च को, ई आपके बचत को, एफ आपके मकान किराए को दर्शा रहा है। यदि परिवार की मासिक आय 30,800 रुपये हो तो मकान किराए पर कितना खर्च होता है। तो परिवार की मासिक आय कितनी है, 30,800 रुपये है। तो मासिक आय देखिए यहाँ पर टोटल आपका मासिक आय है। तो किराए पर देखिए एफ है, तो एफ कहाँ पर है, यहाँ पर ई यहाँ पर है सर, एफ यहाँ पर है। एफ कितना आपका 15%। तो 15% का खर्चा हो रहा है अगर क्या बोलते हैं किराए पर, तो कुल कितना खर्चा हो रहा है, तो 30,800 टोटल खर्चा है, मासिक आय टोटल मासिक आय है। अब इसका कितना निकाल लेना आपका सॉरी यहाँ पर इसका कितना कर देंगे 15%, यानी कि 15/100, 0 से 0, 0 0 कट गया, 15 × 120, इसके अलावा 15 का 15 × 45 = 46, तो 4620 रुपये यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। तो आपको कैसे लगे आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा। फिर बड़ी मेहनत से देखिए इतना लंबा वीडियो बना है और एक ही बार में बनाया है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। रात को 3 बज रहे हैं तब आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा यार मेहनत के लिए एक बार वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो। तो आज के इस वीडियो में तो इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।